गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज चैप्टर पढ़ेंगे 13 और चैप्टर का जो नाम है वो है परिवहन एवं संचार। परिवहन से तो आप अच्छी तरह जानते हो कि परिवहन होता क्या है। परिवहन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो साधन होता है और जिसके द्वारा हम जाते हैं या कोई माध्यम होता है तो उसी को क्या कहते हैं, परिवहन। संचार का मतलब होता है कि हम जो एक दूसरे से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं या संदेश भेजते हैं, तो वो जो संदेश भेजने का साधन होता है या माध्यम होता है उसी को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परिवहन एवं संचार। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको परिवहन के साधन बताऊंगी कि परिवहन के साधन में पहले कि ये साधन होते कितने प्रकार के हैं और उन जो तीनों प्रकार के होते हैं उनमें किस किस को शामिल किया गया है साधनों को। ठीक है, तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखा रही हूँ। उस चार्ट को बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि ये जो साधन है या ये जो परिवहन है इसमें कौन कौन से साधन आते हैं या ये साधन जो है वो कौन से परिवहन में आते हैं। ठीक है, तो मैं फ्लो चार्ट दिखाती हूँ। उस चार्ट को अच्छी तरह समझिए, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा फ्लो चार्ट। इसमें परिवहन के साधन हैं और परिवहन तीन प्रकार के होते हैं। एक स्थल परिवहन होता है, एक जल परिवहन होता है और एक वायु परिवहन होता है। ठीक है, स्थल परिवहन में तीन प्रकार के होते हैं। सड़क परिवहन होता है, रेल परिवहन होता है और पाइपलाइन परिवहन होता है। जल परिवहन में दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। और थर्ड में जो होता है वायु में, उसमें होते हैं घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू सेवाओं में किस किस को शामिल किया गया है? घरेलू का मतलब होता है कि अपने देश की सीमा के अंदर जो एरोप्लेन्स मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं उसको घरेलू विमान सेवाएं कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय होता है जो एक देश से दूसरे देश में जा रही है। घरेलू विमान सेवा में किस किस को शामिल किया है? तो एक तो सार्वजनिक प्राधिकरण को और एक निजी विमान सेवाएं। सार्वजनिक का मतलब होता है जो गवर्नमेंट्स के होते हैं। निजी का मतलब होता है प्राइवेट प्लेन, जैसे अंबानी है ये प्राइवेट प्लेन्स है, किंगफिशर है ये प्राइवेट प्लेन्स है, यानी इनकी कंपनियों के प्लेन्स हैं जो इन्होंने सेवाओं में लगा रखे हैं और इनका जो प्रॉफिट होता है इसका कुछ परसेंट ही गवर्नमेंट को देते हैं, वरना बाकी खुद के पास रखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्थल परिवहन। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा परिवहन की परिभाषा समझा दूं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि ये किस तरह से स्टार्ट हुआ, क्या है। तो आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले ये है कि 1991 में उदारीकरण के बाद पूंजी एवं प्रौद्योगिक निवेश की बाढ़ आने लगी, तो परिवहन के साधनों का तीव्र विकास भी होने लगा। क्योंकि अब हमारा देश क्या कर रहा था, तरक्की कर रहा था। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमको साधनों की ज़्यादा आवश्यकता थी। तो अब क्या हुआ कि परिवहन के साधनों में विकास होने लगा। सड़कें, अब पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी, मिट्टी की सड़कें होती थी, कंक्रीट की सड़कें होती थी। अब कैसी सड़कें होने लगी? अब डामर की सड़कें बनने लगी, बड़ी बड़ी सड़कें बनने लगी। एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ा जाने लगा, एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जोड़ा जाने लगा। तो इसमें आर्थिक विकास की आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका हुई। आधारभूत संरचना में जो क्षेत्र समृद्ध होते हैं उनमें विकास की तीव्र गति भी हुई, क्योंकि जैसे आधारभूत की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मान लीजिए अनाज कोई गांव में उगाया जा रहा है, वहाँ से उसको लेके आना है तो किसके द्वारा लाया जाएगा? ट्रकों के द्वारा लाया जाएगा। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सड़क। तो सड़क को पक्की करना, अगर जितनी अच्छी सड़क सुविधा होगी उतना ही तेज परिवहन का साधन क्या होगा? तीव्र गति से आएगा। तो उसकी रख रखाव, उसका मरम्मत, इनका सबका ख्याल भी कौन रखता है? ये आर्थिक विकास के जो कंपनीज़ होती हैं वो रखते हैं। इसके बारे में भी आगे बताऊंगी। जैसे टोल टैक्स वगैरह जो तुम्हारे लगते हैं वो सड़क रख रखाव के लिए ही लिए जाते हैं, ताकि सड़कों में कहीं गड्ढे हो जाएं या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो उनमें क्या करते रहते हैं वो लोग? मरम्मत करके उनको क्लींस करते रहते हैं। तो आधारभूत संरचना को दो भागों में विभाजित किया गया है। आधारभूत ढांचागत संरचना है, इसमें परिवहन विद्युत संचार को सम्मिलित किया गया है। आधारभूत संरचना का दूसरा भाग आधारभूत सामाजिक संरचना है, इसमें प्रमुख रूप से मानव संसाधन विकास को शामिल किया गया है। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक क्षेत्र तक सीमित थी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में विकास के साथ व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि होने से विश्व में प्रत्येक कोने कोने पर पहुंचना संभव हो सका है। परिवहन का ये विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। क्योंकि परिवहन होगा, क्योंकि मान लीजिए कहीं से माल आ रहा है तो पहले सूचित कर देगा कि भाई हम आपका माल यहाँ से वो कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, अब आपके पास में इतने देर में पहुँच जाएगा। तो मतलब परिवहन, संचार और व्यापार जो है एक दूसरे के पूरक है। तो परिवहन होगा तो अच्छी कम्युनिकेशंस होंगे तो साधन सही समय पे या सही ठीक स्थान पे पहुंच पाएंगे।
आगे, आज भारत अपने विशाल आकार, विषमताओं, विविधताओं, भाषा तथा सामाजिक सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार में सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। सड़क, वायु, जल, परिवहन, संचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसमें शामिल आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। परिवहन एवं संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है, जिससे हमारा जीवन साधन एवं सुविधापूर्ण हो चुका है। आधारभूत संरचना के अभाव के कारण राजस्थान राज्य विकास को दृष्टि से अग्रणी राज्यों में शामिल नहीं है। जैसे जैसे राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति में सुधार हो रही है, वैसे वैसे राज्य का आर्थिक विकास तीव्र गति से भी आगे बढ़ रहा है। आधुनिक परिवहन और संचार के साधन हमारे देश एवं राज्य की आधुनिक अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु है। अतः यह स्पष्ट है कि सघन एवं सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्ण अपेक्षित हैं। ये तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम परिवहन पढ़ेंगे कि परिवहन होते क्या हैं, फिर इसके आगे डिफाइन करेंगे कि इसमें कौन किस किस चीज़ों को शामिल किया गया। देश के सतत विकास, सतत का मतलब होता है कंटिन्यू विकास में सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास देखने को मिलता है, जिसके पश्चात देश में सुदूर क्षेत्रों तक यातायात क्षेत्रों का विस्तार हुआ है एवं लोगों को इसका लाभ भी प्राप्त हुआ है। आर्थिक विकास में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक विकास के लिए तो परिवहन आवश्यक ही है, साथ ही परिवहन के साधनों से अन्य सभी क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलती है। परिवहन प्राकृतिक आपदाओं के समय में अत्यधिक उपयोगिता होती है। स्थल, जल व वायु परिवहन के साधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले स्थल परिवहन। स्थल परिवहन क्षेत्र भू क्षेत्र के ऊपर वस्तु एवं सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले साधन स्थल परिवहन में आते हैं, जैसे सड़क, रेल, पाइपलाइन आदि। सड़क परिवहन में क्या क्या शामिल किया गया है वो देख लीजिए। बस सड़क में मतलब किस प्रकार की सड़कें हैं, कितनी किलोमीटर है, कैसी कैसी सड़कें हैं। जैसे एक तो हो गया नेशनल हाईवे, एक हो गया स्टेट हाईवे और एक हो गया डिस्ट्रिक्ट हाईवे, इस तरह की शामिल किए गए हैं। तो भारत में 3.3 लाख किलोमीटर सड़कों का एक विशाल जाल बिछा हुआ है, जो विश्व में दूसरे स्थान पर है। परिवहन के क्षेत्र में सड़कों का स्थान अग्रणी है। वर्तमान अनुमान के अनुसार सड़क परिवहन पर लगभग 65% माल ढोया जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को आवश्यकताओं की पूर्ति का जो सामान होता है उसको लाया व ले जाया जाता है। और 80% यात्री यातायात भी सड़क परिवहन से ही करते हैं। सड़कों पर यातायात प्रति वर्ष 7% से 10% की दर से बढ़ रहा है, जबकि वाहनों की संख्या में वृद्धि दर विगत कुछ वर्षों में 12% ही है। सड़क परिवहन ने भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कम एवं मध्यम दूरी तय करने के लिए ये यातायात का सर्वाधिक सुगम एवं सस्ता साधन है, क्योंकि सड़क पर चलने के लिए बस होती हैं, टैक्सी होती हैं, खुद के भी साधन होते हैं, बाइक्स भी होती हैं। तो जैसी सुविधा होती है उसके अनुसार हम लोग चले जाते हैं और सस्ता भी पड़ता है। जैसे वायु परिवहन, सबसे महंगा परिवहन कौन सा है? वायु परिवहन। और सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? जल परिवहन, क्योंकि जल में मार्गों की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। सड़क परिवहन में क्या होता है, सड़क बनानी पड़ती है, तो इसलिए जनता से क्या लिया जाता है? टैक्स लिया जाता है। तो सबसे महंगा वायु परिवहन है और सबसे सस्ता जल परिवहन है। तो सड़क परिवहन ने भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में ये सेवा परिवहन में अन्य साधनों की सहायक है, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता, तीव्रता, लचीलापन एवं द्वार तक प्रदान की जाने वाली सुविधाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में भौतिक विशेषताओं के कारण रेल परिवहन एक सीमा तक ही किया जा सकता है, अतः सड़कों का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। भारत में मार्च 2015 में सड़कों की कुल लंबाई बढ़कर 54,72,000 किलोमीटर हो गई है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों में एकल लेन, मानक 2 लेन और 4 लेन तथा उससे भी ज़्यादा चौड़ी सड़कें हैं। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। पहला, रेलवे लाइन सड़कों के निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ एवं विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्रों पर बनाई जा सकती है, जैसे शिमला उत्तराखंड में जाओगे तो आपको पहाड़ियों में क्षेत्रों में बनाई गई हैं सड़कें। अधिक बल प्रबलता यानी ढाल वाले प्रणाली पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों एवं कम दूरी एवं कम वस्तुओं में परिवहन में सड़कें मितव्ययी होती हैं, यानी कि कम खर्चीली होती हैं।
यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य सभी परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु एवं समुद्री पतनों को जोड़ती है। महानगर एवं बड़े शहर सामान्यतः रेल और वायु यातायात से जुड़े होते हैं, किंतु गाँवों के परिवहन के मुख्य साधन सड़कें ही हैं। सड़कें परिवहन के क्षेत्र में मानव शरीर में धमनियों और सिराओं की तरह काम करती हैं। जैसे अपना खून को ले जाने के लिए क्या है, नसें हैं, तो नसें एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या करती हैं, हमारे खून को लेके जाती हैं। ऐसे सड़कें क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को माल को क्या करती है, ढोती है या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचे। तो सड़कों को जो कंपेयर किया गया है वो मानव शरीर के धमनियों और शिराओं से किया गया है। राजस्थान में जनसंख्या का 3/4 भाग गाँव में ही रहता है। राज्य में गाँव में जहाँ जहाँ सड़कें पहुँचती है समृद्धि स्वतः ही नज़र आती है। सड़कों में विकास के बिना गांव अधूरे दिखते हैं। सड़कों के अभाव में गांवों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास गति नहीं पकड़ पा रहा है। राजस्थान की योजनाबद्ध विकास में यातायात विकास पर निवेश में वृद्धि हुई है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में यातायात विकास पर खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि भी हुई है, क्योंकि लगातार राजस्थान में सड़कों का निर्माण चलाया जा रहा है। अब दूर दूर तक के गाँवों को भी सड़कों से जोड़ा भी जा रहा है। इसलिए अगर तुम उठा के देखोगे पिछले 50 साल का, तो आपको वृद्धि ही नज़र आएगी। लगातार सड़कें का निर्माण हो रहा है। अब जिलों को जिलों से जोड़ा जा रहा है, जिलों को सड़कों से जोड़ा है, सड़कों जोड़ा जा रहा है। राज्यों को क्या होता है, केंद्र सरकार की सड़कों से जोड़ा जा रहा है, यानी कि एनसीआर से जोड़ा जा रहा है, यानी कि नेशनल जो हमारी कैपिटल है उससे जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में सड़क परिवहन राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला विकास शेष है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले आपको स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में मैं मैप के अंदर बता दूंगी कि स्वर्णिम चतुर्भुज को 4 जो केंद्र हैं हमारे भारत के, उनसे जोड़ा गया है, और वो मेन महानगर हैं। जैसे एक तो दिल्ली हो गया, दिल्ली से कौन सा हो गया, मुंबई हो गया, मुंबई से चेन्नई हो गया, चेन्नई से कलकत्ता हो गया। तो इनको 8 लाइन की सड़कें बनाई जा रही हैं, और इन सड़कों को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, यानी कि चारों दिशाओं में आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग इसको। एक बार चार्ट में देख लीजिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग बोलते हैं, एक राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं, एक राजमार्ग बोलते हैं और एक जिला मार्ग। ये मैंने आपको बताई दी थी कि डिस्ट्रिक्ट रोड हो गई यानी जिला सड़कें हो गई, राज्य यानी स्टेट हाईवेज हो गए, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज हो गए, और सीमांत सड़कें होती हैं जो बॉर्डर्स पे निर्मित की जाती हैं। मैप में देखिए आपको स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नज़र आ रहा है। मैंने आपको 4 केंद्र बताए थे, बड़े बड़े महानगर, और इन महानगरों को 8 लेन की और 6 लेन की सड़कों से जोड़ा जा रहा है, ताकि आने जाने में या माल ढोने में सभी में क्या हो, सुविधाएं हो। और जो यातायात जैसे भीड़ भड़ा, जैसे ट्रैफिक जैम वगैरह होता है, तो वो यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको देखने को। तो इसमें देखो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को इससे जोड़ा हुआ है। तो अपन थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज का क्या कारण है, क्यों इसको निर्मित किया जा रहा है। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन या 8 लेन वाली महाराज सड़कों का निर्माण करवाया है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे भी बनाए गए हैं, और वो दो गलियारे बनाए गए हैं उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूरब से लेकर के पश्चिम को, इन कुछ गलियारों को जोड़ा गया है, यानी कि सीधे सीधे है ये सड़कें। और इस महाराजमार्ग का मुख्य उद्देश्य भारत में महानगरों के मध्य की दूरी एवं परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है, यानी NHAI के तहत में ये आती है। यानी इन सड़कों का जो रख रखाव कर रही है वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में की जाती है। यानी इन सड़कों का निर्माण करना, इनका रख रखाव करना, इनकी सुविधाओं को तैयार करना, ये सारे काम किसके हैं, NHAI के हैं। अब हम पढ़ेंगे ये राष्ट्रीय राजमार्ग। और राष्ट्रीय राजमार्ग देश में दूरस्थ भागों को जोड़ता है। यानी मैंने आपको बताया था कि एक जो सड़क है, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, कलकत्ता है, इनको 4 लाइन की या 6 लाइन की बनाई जा रही है इन सड़कों को, और इनको एक दूसरे केंद्रों से और एक दूसरे के क्षेत्रों, राज्यों से जोड़ा जा रहा है। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण और रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण के क्षेत्र में करते हैं, यानी कि CPWD करता है इसको, इनका रख रखाव, यानी इनका सुविधाओं का, इनका निर्मित करने का
इनको निर्माण करने का सारा कार्य कौन करता है? CPWD करता है। यहाँ तक हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। कल मैं आपको इसके आगे का बताऊंगी कि कितने कितने क्षेत्र में ये फैली हुई हैं सड़कें। यहाँ तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझिएगा और कल फिर आगे हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।